बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 20 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 20 शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। दो बातें आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की शेप्स की तरफ अब हम चलते हैं। दो बातें आपको पहले मैं बता दूं। पहले एक चीज़ रिमाइंड करा दूं। वो रिमाइंड क्या करा दूं आपको मैं, कि वही कि जब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कहाँ है, तो आप बताएंगे कि शेल्स में है। शेल्स में कहाँ है? शेल्स में सब शेल्स में है। सब शेल्स में कहाँ है? सब शेल्स में ऑर्बिटल्स में। और एक ऑर्बिटल में, ईच ऑर्बिटल इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में। फिर हमने सब शेल्स को देखा था कि S, P, D, F। शेल्स को देखा था K, L, M, N। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? एटम में। एटम में कहाँ हैं? शेल्स में। शेल्स में कहाँ हैं? सब शेल्स में। और सब शेल्स में कहाँ हैं? ऑर्बिटल्स में। ये आखिरी जो है वो मंजिल है एक इलेक्ट्रॉन की, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और क्या चीज़ आपको रिमाइंड करानी है? ये कि के शेल जो है, जिसका नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल आता है, एक ही सब शेल आता है, वो है SPDF सब शेल्स है ना। तो के में सिर्फ, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसमें सिर्फ एक ही सब शेल आता है S। और S के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। ये ज़रा दोबारा रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। के बाद L शेल जो आता है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसके अंदर S और P सब शेल्स आते हैं। S में जो है वो एक ऑर्बिटल है, S में जो है वो एक ऑर्बिटल है, और P में जो है वो 3 ऑर्बिटल हैं। तो 1 और 3 इनको जमा करें तो L शेल के अंदर कितने टोटल ऑर्बिटल हो गए? इस हिसाब से इसमें 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है भाई, याद रखिएगा। उसके बाद KLM शेल की तरफ चलते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और उसके अंदर कौन से सब शेल्स हैं? S है, P है और D है। S में एक ही ऑर्बिटल है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और D के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आ जाते हैं कौन से शेल के अंदर? M शेल के अंदर। और N शेल के अंदर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसमें सब शेल कौन से हैं? S, P, D और F सब शेल हैं। S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल आता है, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल आते हैं, और F सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल आते हैं। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि N शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो ये 16 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है भाई, 16 ऑर्बिटल बनते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप्स, यानी कि ये जो S में एक ऑर्बिटल है, तो वो ऑर्बिटल जो कि S में है उसको हम कहेंगे S ऑर्बिटल, ठीक है। जो ऑर्बिटल S सब शेल में है, उस ऑर्बिटल का नाम क्या है? S ऑर्बिटल। उसकी शेप को डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद वो ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल आते हैं ना P में, वो ऑर्बिटल जो कि P में हैं उनको हम क्या कहेंगे? P ऑर्बिटल्स, जो कि कितने हैं? 3 हैं। 3 P ऑर्बिटल्स हैं, एक S ऑर्बिटल है। और उसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल्स किसके अंदर हैं?
डी के अंदर कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है, तो इनको हम कहेंगे डी ऑर्बिटल्स। और ये कितने हैं, ये 5 हैं, और ये डी ऑर्बिटल्स, इनकी नाम की मुनासबत देखें आप, इनको डी ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है, मतलब ये डी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं। इनको पी ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है, मतलब ये कि ये पी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं। इसको एस ऑर्बिटल कहा जा रहा है, मतलब ये कि एस सब शेल का ऑर्बिटल है। और उसके बाद एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स जो कितने हैं, 7 हैं। तो इसी मुनासिबत से इन 7 के 7 ऑर्बिटल्स को एफ ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसके अंदर हैं, एफ सब शेल के अंदर हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ गया। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन्हीं ऑर्बिटल्स की शेप्स देखने जा रहे हैं। वो ऑर्बिटल जो कि एस में मौजूद हैं उनकी शेप कैसी है, वो ऑर्बिटल जो पी में मौजूद हैं उनकी शेप्स कैसी हैं, वो ऑर्बिटल्स जो कि डी में मौजूद हैं उनकी शेप्स कैसी हैं, और वो ऑर्बिटल्स जो कि एफ में मौजूद हैं उनकी शेप्स कैसी हैं। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी बात, अब ज़रा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है, अब उसकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सारा झगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का है ना। अब ज़रा उसको भी ज़रा तसव्वुर में ले आइए। जब भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, एटम भी एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी एक पार्टिकल है, आयन भी एक पार्टिकल है, कलेक्टिवली ये जितने मैंने नाम लिए हैं इन सब का एक नाम तो है पार्टिकल। जैसे दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सबका एक नाम है इंसान, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे वो चाइना का रहने वाला है, चाहे वो इंडिया का रहने वाला है। एक बात तो है, चाहे वो किसी जंगल का रहने वाला है या किसी आइलैंड का रहने वाला है, डेजर्ट का रहने वाला है, लेकिन उसका एक नाम तो है, और वो क्या है, इंसान। समझ में आ गई बात आपको? तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, आयन है, इन सब का एक नाम है पार्टिकल। ठीक है, तो जब पार्टिकल की बात आती है तो आपके जहन में फ़ौरन एक ऐसी कोई बॉल आ जाती है, छोटी सी ऐसी कोई बॉल आ जाती है। ठीक है, 1913 तक तो ये बात सही थी, जब नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन उसके बाद 1924 में डी ब्रॉय ने, जिसको डी ब्रोगली भी कहते हैं, 1924 है, हाँ 1924 लगभग यही साल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। डी ब्रॉय, जिसको डी ब्रोगली भी लोग कहते हैं, इसकी सही प्रोनंसिएशन है डी ब्रॉय। डी उर्दू में लिख देता हूँ, डी ब्रॉय। इसने कहा कि जितनी भी चीज़ें हमारी कायनात में, चाहे वो जानदार चीज़ें हों, चाहे वो बेजान चीज़ें हों, सब की सब डुअल क्वालिटीज़ रखती हैं, दोहरी खसूसियात रखती हैं। डुअल क्वालिटीज़ मतलब दोहरी खसूसियात, डुअल मतलब डबल जो है वो खसूसियत रखती हैं। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। समझ में आ गई बात? हर चीज़, ये आपको मार्कर नज़र आ रहा है, डी ब्रॉय कहता है कि इसकी वेव नेचर भी है और इसकी पार्टिकल नेचर भी है। मतलब ये मार्कर वेव से भी बना हुआ है और ये मार्कर पार्टिकल्स से भी बना हुआ है। सरासिफ पार्टिकल्स से भी बने हुए हैं और सरासिफ वेव से भी बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डोमिनेंसी की बात आ जाती है कि इस मार्कर के अंदर पार्टिकल्स की डोमिनेंसी है, उनकी बालादस्ती है, उनकी हुकूमत है। तो आपको ये इसकी पार्टिकल नेचर जो है मार्कर की नज़र आती है। ठीक है, इसकी वेव नेचर छुपी हुई है लेकिन है ज़रूर। ठीक है, अब पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, और उसके बाद जब हम ख़ास तौर पे हमारा टारगेट जो ये इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम और नील बोहर भी 1913 के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल
के तौर पर ही लिया है। पार्टिकल मतलब एक छोटी सी बॉल के तौर पर ही लिया है। एक ऐसी बॉल, एक ऐसा पार्टिकल जो कि घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द, एक एटम के अंदर। ठीक है। लेकिन जब डी ब्रॉय ने 1924 में ये बात मैथमेटिकली प्रूव कर दी कि हर चीज़ जो है वो दोहरी खुसूसियत रखती है, वेव भी और पार्टिकल भी, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जो है इन्हीं दोनों खुसूसियात में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन इस मार्कर की अगर हम बात करें, या मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द, मैं खुद भी, जितने बड़े बड़े अजसाम हैं जिनको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इनके पास भी दोहरी खुसूसियत है। वेव नेचर भी है इनकी और पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनकी जो पार्टिकल नेचर है वो हावी है, वो डोमिनेंट है, और वेव नेचर जो है वो छुपी हुई है। ठीक है। अगर वेव आपको परेशान कर रहा हो ना वर्ड, तो आप लाइट को अपने जहन में ले आया करें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो इसकी पार्टिकल नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है? वो छुपी हुई है, और इसकी वेव नेचर जो है वो जाहिर है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे ना, तो वो आपको इस तरह बॉल की तरह नज़र नहीं आएगा जिस तरह के पहले लोग समझते थे। नील बोहर भी ऐसे ही समझता था। ठीक है। लेकिन 1924 में डी ब्रॉय ने बात क्लियर कर दी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर बॉल की तरह नज़र आता तो मतलब इसकी पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होती। ठीक है। और वेव नेचर इसकी अंडर डोमिनेंट होती। वेव नेचर छुपी हुई होती, पार्टिकल नेचर इसकी एक्सपोज होती है। तो तब तो ये हमें वाकई इलेक्ट्रॉन इस तरह बॉल की तरह या पार्टिकल की तरह नज़र आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह नज़र नहीं आता। इलेक्ट्रॉन हमें किस तरह नज़र आता है? इस तरह वेव नेचर में नज़र आता है। वेव में, वेव की शक्ल में नज़र आता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, यूं जैसे वेव नहीं होती, ऐसे। और यही सिर्फ नहीं, ये जो मैं तो एक लकीर बनाई है ना यहाँ पर, जो आपको वेव दिखा रही है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रॉन वेव नेचर अपनी किस शक्ल में दिखाता है, आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो हैरत अंगेज़ है। आप हैरान रह जाएंगे कि स्पेस जो है, स्पेस इस शक्ल में, अब आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन स्पेस है? देखें भाई, स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह होती है, जगह। तो यहाँ पर आपके और मेरे अभी बीच में ये, ठीक है, ये एयर मौजूद है। इस कैमरे के और मेरे नज़दीक ये एयर मौजूद है ना। तो एयर में मैं ये इस तरह से एक डब्बा बना देता हूँ। ठीक है। तो ये डब्बा क्या है? ये आपके और मेरे दरम्यान क्या है? स्पेस है, खाली जगह है ना। तो इसका एक पोर्शन ये हम ले लेते हैं, एक डब्बा, या ये समझ लें ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये स्पेस बन गया। अब यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है। स्पेस याद रखिए, आसान लफ्ज़ों में स्पेस जो है वो खाली जगह है। ठीक है। तो ये मार्कर अभी यहाँ पर मौजूद है। जब तक मार्कर यहाँ पर मौजूद है, कोई दूसरी चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि इस स्पेस को किसने कवर कर लिया है? मार्कर ने। ये मार्कर जब अपनी जगह छोड़ेगा तो यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ आ सकती है। ये मुमकिन नहीं है कि यह मार्कर भी यहाँ रहे और मेरा हाथ भी इसी जगह पे आ जाए। नहीं, इस मार्कर को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, स्पेस खाली करनी पड़ेगी। अब मेरा हाथ आ सकता है। तो बिल्कुल जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं ना, हमारी कैलकुलेशंस में जब इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में जब इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, तो हमें एक स्पेस नज़र आता है, हमें एक इलाका नज़र आता है। स्पेस के लें या आप रीजन के लें, रीजन के लें, इलाका नज़र आता है। बेहतरीन एग्जाम्पल दूं आपको समझाने के लिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन कैसा नज़र आता है। हमारी कैलकुलेशंस, हमारी जो है एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसा नज़र आता है। एक ट्रांसपेरेंट बलून ले लीजिए, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, यकीन कीजिए। ट्रांसपेरेंट बलून जो है ना, वो ले लीजिए। इसको, इस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो है, इसको समझना
आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे ना तो आप परेशान होंगे, बोलेंगे सर बोल क्या रहे हैं। इसलिए ज़रा इस बात को समझिए। बलून कई शक्लों के होते हैं, ये बात आपको पता है। बलून कई शक्लों के होते हैं। बलून की गोल शक्ल ये नॉर्मली ये होती है, इस तरह का जो है वो, इस तरह के भी बलून्स होते हैं। गुब्बारे जो होते हैं इस तरह के भी होते हैं, यहाँ पर इसका मुंह होता है। और नॉर्मली इस तरह के भी होते हैं गुब्बारे, ये बड़े वाले इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। तो हम ये लंबे वाले जो है वो गुब्बारे ले रहे हैं, या आप ऐसे ही इसको ही ले लें, बल्कि चलें ये भी एक ऑर्बिटल की शक्ल ही बना रही है। इस तरह का एक बलून है, ये ट्रांसपेरेंट बलून है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा बलून जिसके आर पार आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके मुंह के ज़रिए इंसर्ट करते हैं, इस बलून में दाखिल करते हैं, क्या आप गैस दाखिल करते हैं। अभी तो ये इस शक्ल में नहीं है, ठीक है, वरना यकीनन हवा भरी हुई होती, तो हवा इसमें नहीं भर रहे हम, सपोज कर रहे हैं। अभी ये बलून हमने फुलाया जो है ना, वो इसी गैस से फुलाया है। इस गैस का कलर जो है वो ब्लू है। तो अल्टीमेटली आपको बलून कैसा नज़र आएगा, आपको बलून ब्लू कलर का नज़र आएगा, ऐसा जैसे कि, क्योंकि आपने इसके अंदर जो गैस भरी है या स्मोक भरा है, ब्लू स्मोक कह लें आप, आपने नीले रंग का धुआं जो है वो या ब्लू कलर की गैस जो है वो इसके अंदर भर दी है आपने। समझ में आ गई बात। तो ये देखें बलून का ये जो स्पेस है सारा का सारा, ये किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। किसी को भी आप वो बलून दिखाएंगे, वो देखेगा, बोलेगा ये बलून ब्लू कलर का है। हाँ, फिर वो बोलेगा बलून ब्लू कलर का है। क्यों ब्लू कलर का ये बलून हो रहा है? उसकी वजह ये कि हमने इसके अंदर स्मोक या धुआं या गैस जो है वो ब्लू कलर की हमने छोड़ी हुई है। समझ में आ गई बात। तो ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, इसको मैं, अब बलून को अगर मैं गायब कर दूं, सपोज करें अब यहाँ से अगर बलून नहीं है, सिर्फ जो है ये ब्लू कलर का स्मोक है या ब्लू कलर की गैस है, ये इतने ही स्पेस पे रुक गई है, इतने ही स्पेस पे ये रुक गई है। ये ब्लू कलर का स्पेस, ब्लू स्पेस जो है, ब्लू स्पेस या ब्लू रीजन जो है, नीले रंग का ये जो इलाका है, पता है ये क्या है? पता है ये क्या है? इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। और इसी के अंदर, इस ब्लू कलर के स्पेस के अंदर ही कहीं ना कहीं, मेरी बात एक एक ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसी ब्लू कलर के स्पेस में कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या है? इस ऑर्बिटल को अब मैं एक नाम दे रहा हूँ, क्या है ये? ब्लू कलर्ड स्पेस। तो ये ब्लू कलर का जो स्पेस है, जिसको मैंने कहा कि ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो स्पेस बना रहा है, ब्लू कलर का जो स्पेस बना रहा है, ब्लू स्पेस जो बनाने वाला है, वो भी असल में इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी असल में इलेक्ट्रॉन ही है। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या बातें कर रहे हैं, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, कुछ बात समझ नहीं आ रही। एक और तरीके से समझा दूं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, अभी सपोज करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये हरकत करना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, सर्किल में, यूं जाएगा, यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, यूं जाएगा। जैसे जैसे ये सर्किल में घूमता रहेगा, पहले थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, फिर ज़्यादा ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा ज़्यादा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। पता है फिर क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है वो इस तरह का एक सर्किल बन जाएगा, इस तरह का एक सर्किल बन जाएगा। ये जो सर्किल होगा स्मोक का सर्किल होगा, स्मोक का सर्किल होगा। देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे कि एक गोल इलाके के अंदर कोई धुआं सा ब्लू कलर का, ठीक है, भरा हुआ है। अब आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा, शुरू में नज़र आ रहा था आपको इलेक्ट्रॉन, अब नज़र नहीं आ रहा। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो घूम रहा है तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है, ये ब्लू कलर का स्मोक निकल रहा है, ठीक है, ये ब्लू कलर की गैस निकल रही है जिसने सिर्फ इस स्पेस को कवर कर लिया है, सिर्फ इस स्पेस को कवर कर लिया है, बस इससे आगे जो है ये नहीं बढ़ रहा। आपको पता है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी रखता है। तो शुरू में ये जो अंदर था, सबसे पहले जब ये स्मोक इसने क्रिएट नहीं किया था इस इलेक्ट्रॉन ने, तो ये क्या था, ये पार्टिकल नेचर थी उसकी। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहा, इसके इर्द गिर्द ये ब्लू कलर का स्मोक आ गया, सिर्फ इसी स्पेस में ये ब्लू कलर का स्मोक, ये ब्लू कलर का गैस, ये ब्लू कलर्ड रीजन जो है वो अपीयर हो गया। तो अब ये क्या है, ये ब्लू कलर्ड स्पेस जो है ये क्या है, ये इसकी वेव नेचर है, ये इसकी वेव नेचर है। अब आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा, जो पहले नज़र आ रहा था ना पार्टिकल नेचर जो इलेक्ट्रॉन की नज़र आ रही थी ना, अब नज़र नहीं आएगी आपको। अब आपको क्या नज़र आएगा, अब आपको ये सिर्फ स्मोक नज़र आएगा, अब आपको ये जो है वो कलर्ड रीजन नज़र आएगा, कलर्ड स्पेस नज़र आएगा, या फिर मैं इसको ये नाम दूंगा कि ये जो है वो आपको ऑर्बिटल नज़र आएगा, ऑर्बिटल। यही कलर्ड रीजन, यही स्पेस, यही रीजन, इसी रीजन के अंदर, इसी स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं देखें अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है। शुरू में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा था, अब आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है ना, अब कभी यहाँ है, 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 हरकत कर रहा है ना। इसी स्पेस के अंदर, इसी कलर्ड रीजन के अंदर, इसी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अब आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन इसमें है किस जगह पर, और ना ही आप पता कर सकते हैं। पता है आपको ये बात, याद है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने समझाया था, ठीक है। नील बोर का, जब हम उसके पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, उसके ऑब्जेक्शंस पढ़ रहे थे, नील बोर के जो डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसकी खामियों को हम पढ़ रहे थे। मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने दो हाइपोथेसिस का जिक्र किया था, दो थ्योरीज का मैंने जिक्र किया था। एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है हाइजेनबर्ग इसके अंदर, कि बैक वक्त आप किसी पार्टिकल की जो है वो पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप उस पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि उसकी पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर आप उसकी वेलोसिटी को गुम कर देंगे जो कि उसकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही वक्त में आप किसी पार्टिकल की वेव नेचर को स्टडी कर सकते हैं या उसकी पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं। बैक वक्त आप दोनों चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको स्टूडेंट्स को आसान लफ्ज़ों में समझाया जाता है कि भाई आप बैक वक्त किसी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो आप नहीं बता सकते। आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन इस स्पेस के अंदर गुम हो गया है, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर अब दूसरा हाइपोथेसिस कौन सा था, डी ब्रॉय का। डी ब्रॉय ने कहा था कि हर चीज़ जो है, चाहे वो पार्टिकल ही क्यों ना हो, दोहरी खसूसियात रखती हैं, डुअल नेचर रखती हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ये इस मार्कर की पार्टिकल नेचर हावी है इसकी वेव नेचर पे, इसलिए ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह का। समझ में आ गई बात? और मैं भी नज़र आ रहा हूँ। जितने मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं ना आपके इर्द गिर्द, सबकी पार्टिकल नेचर उनके ऊपर डोमिनेंट है और उनकी वेव नेचर जो है वो छुपी हुई है कहीं अंदर, लेकिन वेव नेचर है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये मार्कर जो है 5% वेव है और 95% ये पार्टिकल है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव नेचर उसके ऊपर हावी है और पार्टिकल नेचर जो है उसकी हावी नहीं है। पार्टिकल नेचर यानी कि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन वो यहीं कहीं मौजूद है। देखें, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बहैसियत पार्टिकल के अगर डोमिनेंट होता तो पार्टिकल हमें नज़र आ रहा होता, ये वेव नज़र नहीं आ रही होती। ये स्मोक जो है ना, ये ऑर्बिटल जो है, ये कलर्ड स्पेस जो है,
ये क्या है, ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था ना ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एरो हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ई हटा दिया, इलेक्ट्रॉन गुम कर दिया है अभी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है सब की सब इसकी वेव नेचर है। अब पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन की मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसी रीजन में, इसी ऑर्बिटल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर उसके ऊपर हावी है, उसकी पार्टिकल नेचर पे। यहाँ तक बात समझ आई? मुश्किल है सर, वाकई बात तो कुछ समझ आई, कुछ समझ में नहीं आई। अगर शौक़ रखते हैं तो वीडियो को दोबारा बैक करेंगे और दोबारा मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब आपको पता चला कि क्यों आखिर हम ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी तो एक ऑर्बिटल है ना, इसकी शेप देखिए अपनी गोल है, गोल शेप है इसकी, एक बॉल की तरह गोल शेप है इस ऑर्बिटल की। वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम शेप को डिस्कस नहीं करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस नहीं कर सकते। और इसी वेव नेचर के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी लोकेशन को, उसकी लोकेशन की प्रोबेबिलिटी को, उसकी लोकेशन की प्रोबेबिलिटी को हम बता ही नहीं सकते। उसकी पॉसिबिलिटी कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ये हम नहीं बता सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते जब तक हम ऑर्बिटल्स की शेप्स को डिस्कस ना करें। समझ आ रही है बात आपको? अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक तसव्वुर आपने रखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक छोटी सी बॉल है, तो वो तसव्वुर, वो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का आप ख़त्म कर दीजिए, बल्कि डी ब्रॉय को फॉलो करें। वो क्या कहता है कि सब चीज़ें दोहरी खुसूसियत रखती हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और चीज़ों में जितनी मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उनकी वेव नेचर जो है वो छुपी हुई है और उनकी पार्टिकल नेचर एक्सपोज है, तभी आप उनको छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर जो है वो एक्सपोज है और इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर जो है वो छुपी हुई है। ठीक है, और वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑर्बिटल जो है उसकी शेप को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल को अगर हम कहें तो ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल भी भाई क्या है? ऑर्बिटल स्पेस है, जगह है, स्पेस या रीजन है अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का कोई स्पेस है या रीजन है, इलाका है, वेयर, जहाँ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी, वेयर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, वेयर प्रोबेबिलिटी और possibility of locating an electron is maximum। तो आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन पता चली कि एटम के अंदर, शेल के अंदर, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो क्या है? वो असल में एक स्पेस है या एक रीजन है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी पॉसिबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात आपको? अब आगे चलते हैं। हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले कौन सी शेप आती है? एस ऑर्बिटल। ये वो ऑर्बिटल है जो कि कौन से सब शेल में मौजूद है? एस सब शेल में मौजूद है, इसीलिए इसको एस ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, इसकी शेप की तरफ चलते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी जो है वो स्फेरिकल यानी कि गोल शेप होती है। स्फेरिकल मतलब गोल शेप होती है इसके अंदर। ठीक है,
अब एक और चीज़ को ज़रा आप समझ लीजिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ना, ज़रा इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपके सामने आगे आता हूँ, ये मैं फॉरवर्ड हुआ और ये बैकवर्ड हुआ, ठीक है, मतलब दोबारा उसी जगह पे आया जहाँ से चला था। ये मैं फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, दोबारा अपनी जगह पे आया। ये मैं बैकवर्ड हुआ, फिर दोबारा मैं अपनी जगह पे आया। मैं राइटवर्ड हुआ, फिर मैं दोबारा अपनी जगह पे आया। फिर मैं लेफ्टवर्ड हुआ, दोबारा अपनी जगह पे आ गया। पता है ये क्या हो रहा है? मैं आपको डायरेक्शंस बता रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। क्या बस सिर्फ 4 डायरेक्शंस हैं? नहीं भाई, 2 डायरेक्शन अभी बाकी हैं। एक, अब मैं आयरन मैन तो नहीं हूँ कि मैं ऊपर जा सकूँ, हवा में उठ सकूँ। आप अपने इमेजिन में देखें कि मैं ऊपर भी उठ रहा हूँ, तो मैं हवा में उठ रहा हूँ, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ज़मीन के अंदर ही भेज दें भले, कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं ज़मीन के अंदर नीचे भी जा रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पर कितनी हो गई? मेरे पास कितनी हो गई? अब दोबारा इस जगह को देखें, यहाँ से मैं चला था, तो कहाँ चले थे? अब ये बोर्ड देखें, इस बोर्ड पे मेरे लिए जो मैंने यहाँ अमल किया है ना आपके सामने, मैं आगे गया, पीछे आया, और फिर मैं राइट हैंड साइड पे गया, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे गया, फिर मैं अपवर्ड गया, फिर मैं डाउनवर्ड गया। यहाँ खड़े होकर मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पे इसको बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैसे? मैं देखें, अभी आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। पहले मैं फॉरवर्ड गया था, फिर बैकवर्ड गया था ना, ये देखें, ये मैं फॉरवर्ड गया, फिर वापस आया, फिर मैं बैकवर्ड गया। तो 2 डायरेक्शन हो गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फिर राइटवर्ड गया था, और फिर मैं लेफ्टवर्ड गया था। मतलब मैं आगे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, राइट हैंड साइड पे गया और लेफ्ट हैंड साइड पे गया, दोबारा यहाँ आ गया। अब मैं ऊपर गया था, तो ऊपर मैं कैसे बताऊँ भाई? ऊपर वाले को तो मैंने फॉरवर्ड बता दिया, इसीलिए अब अपवर्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ, ऐसे क्रॉस में, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ये क्या है? अपवर्ड, और ये क्या है? डाउनवर्ड। ठीक है भाई, हो गई 6 डायरेक्शंस। अब डायमेंशंस की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस कितनी हैं? डायमेंशंस हमारे पास 3 हैं, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप डायरेक्शन देख रहे हैं ना, 2, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों मिलके एक डायरेक्शन बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं लेंथ। और ये राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड जो है, ये दोनों डायरेक्शंस बना के मिलके बनाती हैं ब्रेड्थ, ठीक है। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस मिला के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं हाइट। इनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आपको पता है, आपकी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, सब की सब उनके वजूद जो हैं, बशमूल मैं खुद, अगर आप मुझे देखें तो मेरी लंबाई भी है, मेरी चौड़ाई भी है और मेरी ऊंचाई भी है। इस मार्कर को भी देख लें, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। अब यहाँ पर जब हम एक ऑर्बिटल की बात करते हैं, वो एस ऑर्बिटल ही क्यों ना हो, ये स्पेस में क्या है? ये रीजन है, ये एक इलाका है। ऑर्बिटल क्या है? एक रीजन है, एक इलाका है, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो फिर मुझे आप ये बताइए, ये गोल जो स्पेस है, जिसको मैं एस ऑर्बिटल कह रहा हूँ, गोल स्पेस जो है, ठीक है, इसमें क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है? क्या बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं है? मतलब ये कि क्या लेंथ नहीं है? क्या इसमें राइटवर्ड नहीं है? क्या इसमें लेफ्टवर्ड नहीं है? यानी कि विड्थ नहीं है? क्या इसके अंदर अपवर्ड नहीं है? क्या इसके अंदर डाउनवर्ड नहीं है? यानी कि हाइट। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? मैं अगर कहता हूं कि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद है, तो इसका मतलब मुझे एस ऑर्बिटल के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस स्पेस के अंदर, जिसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, या 6 डायरेक्शन है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये 6 डायरेक्शन हैं, तो इनमें
इनको मुझे जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मुझे बतानी है तो डेफिनेटली मुझे इन 6 डायरेक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, या लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तभी तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है या इस जगह पर है। इसी बात को एक और तरीके से बताया जाता है नॉर्मली, जो आप अपने उसमें देखते हैं क्लास में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड याद है आपको, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, याद है ना, हाँ सर याद आ गया, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है लेफ्ट वर्ड वाला, ये क्या है, ये भी एक्स एक्सिस ही है, लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद फिर अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड वाला आप इसी तरह बनाते हैं ना, यूं और फिर यूं, ये होता है। तो ये और ये एक्स एक्सिस, ये देखें ये रहा राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड या अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये क्या होगा, वाई एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। नीचे की तरफ आए तो ये वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। फिर यहाँ पर हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, उसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये रहा अपवर्ड और डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर इसको और इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास अपवर्ड जो है वो जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, और ये वाला जो है ये जेड एक्सिस होगा, लेकिन ये नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। आप देख रहे हैं मैंने आपको कितने तरीक़ों से एक स्पेस के अंदर की मुख्तलिफ़ जगहों के नाम बताए हैं। मैंने आपको बताया है राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, इसी को मैंने बताया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी को मैंने आपको बताया है कि ये पूरी की पूरी क्या है, ये ब्रेड्थ है, या इसको आप लेंथ कह लें। उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसी को मैंने आपको बताया है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको ब्रेड्थ कह रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। और फिर मैंने आपको बताया इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। ये अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं, इस अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन को कलेक्टिवली हम इसको हाइट कहते हैं, हाइट कहते हैं। इसी को हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को जेड एक्सिस पॉजिटिव कहेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को जेड एक्सिस नेगेटिव कहेंगे। एस ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल है, गोल है, इसकी अब पिक्चर देख लें आप, तो आपको अब मेरी बात असल में समझ में आएगी। ये पिक्चर देखें, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, पेज नंबर 41 के ऊपर ये देखें बना हुआ है एस ऑर्बिटल की तफसीलात, ये आपकी बुक के अंदर ये देख लीजिए। ये एस ऑर्बिटल कहाँ कहाँ मौजूद है, ये एस ऑर्बिटल पहले शेल में भी मौजूद है, ये एस ऑर्बिटल जो है वो दूसरे शेल में भी मौजूद है, ये एस ऑर्बिटल तीसरे शेल में भी मौजूद है, ये एस ऑर्बिटल चौथे शेल में भी मौजूद है। अब इसकी मैं ड्राइंग करके आपको बता देता हूँ, इसकी स्फेरिकल शेप की तरफ। इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले ये पिक्चर्स आप देख लें ताकि क्लियरली आपको बात जो है वो समझ में आए। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस को ऐसे कहा गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये इसको जेड एक्सिस यहाँ पे कहा गया है। अब देखें दो पोर्शन बन गए हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस। और इसी के अंदर ये देखें छोटा सा सर्किल बनाया है उसने, छोटा सर्किल, छोटा स्फेयर, छोटा सा स्फेयर, छोटा सा गोल स्पेस, यानी कि छोटा सा ऑर्बिटल। क्यों छोटा सा ऑर्बिटल है, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है, ये पहले शेल में मौजूद है n = 1 जिसको हम k कहते हैं, उसमें ये s ऑर्बिटल मौजूद है।
अगर यही s ऑर्बिटल जो है वो दूसरे शेल में होगा, किसके अंदर, k शेल के अंदर होगा, L शेल के अंदर होगा, अगर यही L शेल के अंदर होगा तो क्या होगा, यही सब कुछ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सर्किल अब बड़ा बनेगा, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये देखें सर्किल थोड़ा सा बड़ा बना है, क्यों, क्योंकि अभी ये L शेल है, ठीक है। L शेल के अंदर जो S सब शेल है उसका ये ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अब अगर हम तीसरे शेल की तरफ जाते हैं, ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास z एक्सिस हो गया। और इसके अंदर अब देखें, अगर हम तीसरे शेल के s सब शेल की बात करते हैं तो वो कितना बड़ा होगा, ये देखें, ये इतना बड़ा होगा। फ़र्क देख रहे हैं आप, जब पहला शेल का S सब शेल था छोटा बनाया, दूसरे शेल का S सब शेल बड़ा बनाया क्योंकि दूसरे शेल का था, तीसरे शेल का S सब शेल जो है, जो M है हमारे पास, M शेल का S सब शेल का S ऑर्बिटल। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 3, और शेल का नाम क्या है, M शेल है। ये देखें कितना बड़ा ये हमारे पास क्या बना है, ये S ऑर्बिटल बना है, ठीक है भाई। अहम पॉइंट्स इसके, मुझे लगता है शायद एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, ये आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रट्टे वाले जो बच्चे नहीं हैं, जो वाकई समझना चाहते हैं, इस वीडियो को एक दफ़ा और देख लें भाई, ये मैं आपको कहूँगा। छोड़ें एग्ज़ाम्स को, आप अपने एंट्री टेस्ट को फोकस करें, एग्ज़ाम्स में आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, उसकी टेंशन ना लें। आप समझें इन कॉन्सेप्ट्स को, जब तक समझेंगे नहीं आपकी जो है वो, आप ना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं ना MCQs को कवर कर सकते हैं। S ऑर्बिटल, इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक के अंदर वो मैं लिख देता हूँ। अब शेप क्या है इसकी, स्फेरिकल यानी कि गोल है, ठीक है। पॉइंट्स नोट करते जाइए। शेप क्या है इसकी, स्फेरिकल यानी कि गोल है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहे, MCQs में पूछे जाते हैं ये। और क्या बात बताई गई है, इसकी सिर्फ ओरिएंटेशन, इस S ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन। छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, वाई, क्यों आखिर S सब शेल की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है या एक ही ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा जाता है, तो फिर इसका आप क्या करेंगे, बिकॉज इट स्प्रेड ऑल ओवर द 3 एक्सिस यूनिफॉर्मली, बिकॉज इट स्प्रेड, क्योंकि ये फैला हुआ है, ऑल ओवर 3 एक्सिस, कौन से, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस में फैला हुआ है, लेकिन कहीं कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि गोल है ना, तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, ये फैला हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसकी ओरिएंटेशन एक ही है स्पेस के अंदर, ठीक है भाई, एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। इसकी वजह भी आपको बता दी। इसके पास नोडल प्लेन, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब हम p ऑर्बिटल को अगली वीडियो में डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन, इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता,
एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। ठीक है भाई। और साइज़ जो है इसका, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आपके नोट्स बन रहे हैं, इनको नोट्स बना लें आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ इनके, इसको इस तरह से लिखिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा करके, आपका आंसर बन जाएगा। साइज़ अगर आप इसका देखें इस एस ऑर्बिटल का, इस एस ऑर्बिटल का इंक्रीजेस बढ़ता है विद इंक्रीजिंग शेल नंबर। शेल का नंबर यानी कि एन जो है, एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, मतलब एक शेल से दूसरे शेल की तरफ, दूसरे शेल से तीसरी शेल की तरफ। जहाँ जहाँ एस ऑर्बिटल है, जिस बड़े शेल के अंदर ये एस ऑर्बिटल है, वहाँ पर उसका साइज़ उतना ही बड़ा होगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पी ऑर्बिटल, ये हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और उसके बाद एफ ऑर्बिटल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।